आज किरण की माँ अपने ही समधन को बेइज्जत करती हुई उनका बैग देते हुए उन्हें घर से निकल जाने को कहती है। तुम जैसी चोर का मेरी बेटी के घर में कोई काम नहीं है। किरण भी अपनी सास को भला बुरा कहती है, लेकिन सरला जी का बेटा उफ तक नहीं करता। वह भी अपनी पत्नी और सास की बातों में आकर अपनी माँ को ही दोषी मानता है और कहता है कि माँ, अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा यही होगा कि तुम इस घर से चली जाओ। बात उस समय की थी जब किरण यानी कि आलोक की पत्नी का बर्थडे था। बर्थडे में उनके माँ पिताजी गांव से आए हुए थे। आलोक की पत्नी किरण अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह उन्हें किसी भी हालत में अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया कि चोरी का इल्ज़ाम लगाकर सास को घर से निकाल दे। सास के साथ ससुर भी अपने आप ही चले जाएंगे। जन्मदिन वाली शाम को किरण चिल्लाती हुई कहती है, आलोक, जल्दी मेरे कमरे में आओ। मेरे सोने के झुमके अलमारी में रखे थे और मिल नहीं रहा है। कमरे में जितने भी लोग बैठे थे सभी में हड़बड़ी मच जाती है कि आखिर किरण के झुमके कहाँ गए। कल ही तो किरण सुनार की दुकान से अपने पति के साथ वह झुमके खरीद कर लाई थी। आज उसका शादी के बाद ससुराल में बर्थडे है। आलोक ने उसके बर्थडे पर वह झुमके उपहार में दिया है। आज घर में बर्थडे की पार्टी की चहल पहल है। सभी लोग घर में इधर से उधर घूम रहे हैं। शादी के जैसा माहौल है। चारों तरफ से उसके रिश्तेदार आए हैं। ससुराल मायके के सभी लोग हैं। झुमके खो जाने की बात सुनकर सरला जी, जो कि बाहर हाल में बैठी हुई थी, अंदर कमरे में आती हैं और अपनी बहू से पूछती हैं, क्या हुआ बहू? किरण चिल्लाती हुई कहती है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? पूरे घर को पता चल गया कि मेरे झुमके खो गए और तुम अभी भी मुझसे यही पूछ रही हो। पता नहीं किसने मेरे झुमके चुराए हैं। यही तो अलमारी में रखा था। बस थोड़ा सा रसोई का काम करने क्या चली गई कि तब तक मेरे झुमके चोरी हो गए। पता नहीं किसकी नज़र लगी है मेरे उन झुमकों को। अपनी सास की तरफ आंखें फाड़ते हुए कहती है, बहू, तुम अपनी अलमारी को ठीक से देखो। तुम्हारे झुमके उसी में होंगे। कोई तुम्हारे झुमके क्यों चुराएगा? माँ जी, तुम्हारा बैग किधर है? सबसे पहले मुझे तुम्हारे बैग की तलाशी लेनी है। अपनी बहू की बात सुनकर कमरे में खड़ी हुई सरला जी हैरान रह गईं। सरला जी ने जब कमरे में चारों तरफ नज़र डाली तो सभी लोग उन्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे वह घर की सदस्य ना होकर एक चोर हों। हड़बड़ाते हुए बहू से कहती है, बहू, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हें अपना बैग दिखाऊं? इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने सिर्फ बैग दिखाने के लिए कहा है, चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया है। इतना कहकर किरण कमरे में रखा हुआ सरला जी का बैग उठाकर चेक करने लगती है। सरला जी के बैग में उनकी साड़ियाँ रखी हुई हैं, जिनको वह निकाल निकाल कर ज़मीन पर फेंक देती है। कमरे से आ रही तेज तेज शोर सुनकर सरला जी का बेटा और उनके पति भी कमरे में आ जाते हैं। बहू के इस तरह के व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अमर सिंह जी कहते हैं, यह क्या कर रही हो बहू? एक बार अपनी सास का बैग चेक करने से पहले सोच तो लेती। तुम्हारी सास अपने ही घर की बहू के झुमके चोरी करेगी क्या? क्या कमी है उसके पास? कुछ तो शर्म करो बहू। और किस वजह से तुम उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो?
किरण कहती है, जब मैं कल झुमके खरीदने गई थी तो माँ जी ने झुमके खरीदने से मना किया था, लेकिन मैं अपने लिए झुमके खरीद कर लाई। यह बात उन्हें पसंद नहीं आई होगी, इसलिए मेरे झुमके चुरा लिए हैं। बहू, वह तो तुम्हारी सास ने सिर्फ इसलिए कहा था कि अभी तुम्हारे पास शादी में इतना सारा जेवर बनवाया था, बेटे की भी नई नई नौकरी लगी है, तुमने घर जमीन खरीद लिया, इतनी बड़ी पार्टी दे रही हो, इतने सारे खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कहीं तुम दोनों को आगे चलकर पैसों को लेकर किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। कुछ पैसे अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखना चाहिए। तुम्हारी सास तो बस तुम्हें कुछ पैसे बचाने की सीख दे रही थी, क्योंकि महीने भर पहले आलोक का मेरे पास फ़ोन आया था। इस घर में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तब मैंने उसकी मदद की थी। जब पैसों की तंगी चल रही है तो खर्च थोड़ा देख समझ के करना चाहिए। बस इसी वजह से सरला जी ने तुम्हें झुमके खरीदने के लिए मना किया होगा और उसकी कोई वजह नहीं रही होगी। लेकिन किरण को किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कमरे में खड़ी हुई सरला जी की आंखों से बराबर आंसू बह रहे हैं। किसी से नज़र नहीं मिला पा रही थी। कमरे में इतने सारे लोग हैं और उनकी बहू ने उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। लेकिन यह क्या, अचानक से सरला जी के बैग से किरण के झुमके निकल आते हैं, जिसे देखकर सरला जी के साथ साथ कमरे का हर व्यक्ति दंग रह गया। किरण चिल्लाती हुई कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे झुमके इसी बुढ़िया ने चुराया है, और देखो इसी के बैग से निकला है। मैं अपने झुमके अलमारी में रखकर रसोई में चाय क्या बनाने गई, मौका देखकर बुढ़िया ने मेरे झुमके चुरा लिए और अपने बैग में छुपा कर रख लिया। बोलो आलोक, आप कुछ कहोगे ना? तुम अपनी माँ से अभी तक अपनी माँ का साथ देते आए थे, लेकिन आज देखो तुम्हारी माँ ने अपने ही घर में चोरी की है। अब तो कुछ कहो। आलोक माँ से चिल्लाता हुआ कहता है, माँ, मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि तुम अपनी ही बहू के झुमके चोरी करोगी। अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता आप दोनों को इस घर में। अभी तक तो लगता था चलो तुम दोनों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आज बात चोरी पर आ गई है। घर में पता नहीं क्या क्या सामान है और आप इस तरह से चोरी करेंगी तो आपको मैं अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। अभी के अभी अपना सामान बैग में पैक करके निकल जाइए मेरे घर से। एक पल भी आप दोनों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। सभी रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कटवा के रख दी है अपने ही घर में चोरी करते हुए। किरण जल्दी जल्दी ज़मीन पर पड़ी हुई साड़ियाँ बैग में भर देती है। अच्छा मौका है बुढ़िया को घर से निकालने का। इससे पहले कोई कुछ कहे या किसी का मन बदले, उससे पहले इन दोनों को घर से निकाल देती हूँ, वरना मेरे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। इतनी मेहनत से मैंने प्लान बनाया था इस बुढ़े बुढ़िया को घर से निकालने का। पास में खड़ी हुई किरण की माँ जल्दी से वह बैग लेकर सरला जी के हाथ में पकड़ाती हुई कहती है, अब खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो, जल्दी से निकल जाओ, बहुत हो गया, पूरी पार्टी का मज़ा खराब करके रख दिया है। इस बुढ़िया ने हाथ में बैग पकड़ाकर किरण की माँ सरला जी को बाहर का दरवाज़ा दिखा देती है। सरला जी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। एक कठपुतली की तरह उनसे कोई जो कुछ भी कह रहा है वह करती जा रही हैं। हाथ में बैग लिए, चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू लिए सरला जी दरवाजे के बाहर खड़ी हैं। बेटा, इतना कहकर
पैर पटकता हुआ दूसरे कमरे में यह कहकर चला गया, अब जब यह बूढ़े बुढ़िया घर से जाएंगे उसके बाद ही मैं पार्टी में आऊँगा। पता नहीं फिर कौन सा नया ड्रामा शुरू कर देंगे। अमर सिंह जी अपने बेटे बहू के व्यवहार को देखकर दंग हैं, लेकिन अब उनसे बहू बेटे का दिया हुआ और अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। बहू से तो पहले ही उम्मीद न थी और बेटा भी आज सबके सामने 4 बातें सुनाकर अपने कमरे में चला गया। उसने माँ की एक बात तक नहीं सुनी, यह भी नहीं पूछा कि माँ तुम्हारे बैग में यह झुमके कैसे आए। यह भी नहीं कहा कि मेरी माँ चोरी नहीं कर सकती। कैसे एक बेटे ने अपनी माँ को चोर बना दिया? क्या वह अपनी माँ को इतना भी नहीं जानता? अमर सिंह जी एक पल भी अपने बेटे बहू के घर में नहीं रुक सकते हैं। अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वापस गांव आ गए। पूरे रास्ते सरला जी रोती रही। अमर सिंह जी अपनी पत्नी को दिलासा देते रहे कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम क्यों रो रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। लेकिन फिर भी सरला जी कह रही हैं कि बहू बेटे ने सबके सामने मुझे चोर कह दिया और फिर रो पड़ती हैं। बेटे बहू के दिए सदमे से सरला जी ठीक से बोल भी नहीं पा रही हैं, हिचकियाँ लेकर रो रही हैं और उस मनहूस दिन को कोस रही हैं जिस दिन वह बहू बेटे के घर गई थी। दरअसल 15 दिन पहले आलोक का अपने माता पिता के पास फ़ोन आया कि माँ 15 दिन बाद आपकी बहू का हमारे घर में पहला बर्थडे है। किरण और हमने बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी रखी है, सभी रिश्तेदारों को भी बुलाया है, आप लोगों के आने के टिकट भी करा दिया है। आप लोग आ जाना, ठीक है? बेटा एक बार तुम अपने पिताजी से भी बात कर लेना, क्योंकि उनका गांव में खेती बाड़ी का काम रहता है। अगर वह उस समय में फ्री हुए तो हम ज़रूर आएंगे। फ़ोन स्पीकर पर था। पीछे से आलोक की पत्नी कहती है, हाँ हाँ वह क्यों आएंगे, उनके लिए तो कार्ड भेजो तब आएंगे। बहुत भाव खाते हैं तुम्हारे घर वाले। बहू की बात फ़ोन पर सरला जी सुन लेती हैं और कहती हैं, नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, सच में गांव में पिताजी को बड़े काम होते हैं, पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बर्थडे पर ज़रूर आएंगे। इतना कहकर आलोक फ़ोन को रख देता है। किरण कहती है, क्या करे, मजबूरी है तुम्हारे माता पिता को अपने बर्थडे पर बुलाना। उनसे पिछले महीने हमने इस घर को खरीदने के लिए पैसे जो लिए हैं, अगर उन्हें नहीं बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मजबूरी में तुम्हारे माता पिता को बुलाना पड़ रहा है। आलोक कहता है, हाँ सही कह रही हो, मन तो मेरा भी नहीं है अपने माता पिता को बुलाने का, लेकिन क्या करें, बुलाना पड़ेगा। 4 रिश्तेदार आएंगे तो वह पूछेंगे कि माँ पिताजी क्यों नहीं आए, तो क्या जवाब देंगे। यही सोचकर मैंने उन्हें फ़ोन कर लिया, अब उनकी मर्जी, जो उन्हें करना हो। इधर पति के आने के बाद सरला जी अपने बेटे बहू के फ़ोन की बात बताती हैं और उनके पास चलने की भी बात कहती हैं। अमर सिंह जी कहते हैं कि खेतों में गेहूं की फसल तैयार खड़ी है, 10 दिन में मैं सारी फसल को कटवा कर गोदाम में रखवा दूंगा। उसके बाद मुझे भी कोई काम नहीं है, फिर हम दोनों आराम से बहू बेटे के पास चलेंगे। गांव के कामों से हम थोड़ा छुट्टी ले लेंगे। दरअसल अमर सिंह जी बहुत ही सामाजिक और मिलनसार व्यक्ति हैं। हर कोई उनके पास सलाह लेने के लिए और सहायता मांगने के लिए आता है। वह हमेशा सभी की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। गांव में मुखिया पद का चुनाव भी आने वाला है। गांव के ज़्यादातर लोगों की इच्छा है कि अमर सिंह जी मुखिया का चुनाव लड़ें। पहले तो अमर सिंह जी इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन बाद में सभी लोगों के जोर देने पर वह कहते हैं, ठीक है, बहू बेटे के घर से वापस आने दो, उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है।
खेती बाड़ी का सारा काम निपटाने के बाद अमर सिंह जी और सरला जी अपने बहू बेटे के पास खुशी खुशी चल पड़ते हैं। जाने से पहले सरला जी ने अपने बहू बेटे के लिए अचार, नमक पारे, नमकीन, पापड़ और न जाने क्या क्या बना लिया है। जब बहू बेटे के घर पहुंचती हैं तो वह अपना सामान जो वह बड़े ही प्यार से बनाकर ले गई थी बहू बेटे को देती है तो बहू नमकीन को खाकर कहती है, माँ जी, नमकीन में तो बहुत तेल है। हम दोनों अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखते हैं। तला भुना खाना बंद कर दिया है, इसलिए हम लोग यह नमकीन नहीं खाएंगे। अमर सिंह जी अपनी बहू की बात को सुनकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ बहुत ही मेहनत और प्यार से तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें बनाकर लाई है और तुम खाने से मना कर रही हो तो क्या पिताजी, उनके प्यार के चक्कर में मैं अपना वज़न बढ़ा लूँ? मैंने एक बार कहा है कि हम दोनों ने तेल वाली चीज़ें खानी बंद कर दिया है, इसलिए हम नहीं खाएंगे। बहू की बात सुनकर अमर सिंह जी और सरला जी कुछ नहीं कहते। पास में बैठा हुआ बेटा भी चुपचाप अपनी पत्नी की बातों को सुनता रहता है। वह भी कुछ नहीं कहता कि माँ इतने प्यार से बनाकर लाई है तो तुम मत खाओ, मैं खा लूँगा। वह भी कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन सुबह सुबह किरण की कामवाली आती है और सारे चीज़ें किरण उठाकर अपनी कामवाली को दे देती है। सरला जी यह सब देख लेती है। उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि इतने प्यार से बनाकर लाई थी और बहू ने कामवाली को दे दिए। अमर सिंह जी और सरला जी अपने बेटे बहू के पास उसके बर्थडे से 4 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं। अमर सिंह जी के गांव में लोग उन्हें मुखिया बनाने की बात कह रहे हैं। इस बारे में अपने बेटे बहू से कोई भी बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी वैसे भी पक्का नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं। जब तक नज़दीक आएगा तब अपने बेटे बहू को बता देंगे। एक दिन अमर सिंह जी अपने बेटे के घर की तारीफ़ करते हुए कहते हैं, बेटा, तुमने घर तो बहुत अच्छा बनवा लिया है। 5 से 6 कमरे हैं। अगर कभी हमें ज़रूरत पड़े और हम आकर रहें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर बनवा लिया है मेरे बेटे ने। मैं तो सोच रहा हूँ कि गांव में खेती बाड़ी बटाई पर देकर तुम्हारे पास ही आकर रहने लग जाऊँ। गांव की अपेक्षा शहरों में लाइट, पानी और इलाज की अच्छी सुविधा होती है। अपने ससुर जी की यह बात सुनकर किरण के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कहीं ऐसा ना हो यह बुढ़ा बुढ़िया हमेशा के लिए हमारे पास में आकर रुक जाए, इधर से जाने का नाम ही ना ले। मेरे लिए इन दोनों को 15 दिन झेलना मुश्किल हो रहा है और कहीं यह लोग हमेशा आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसलिए किरण अपने बर्थडे के दिन इतनी बड़ी साजिश रचती है और अपनी सास पर झुमके चोरी का इल्ज़ाम लगवाकर उनके ही बेटे से घर से निकलवा देती है, जबकि वह झुमके किरण की माँ ने अपनी बेटी का साथ देते हुए समधन के बैग में रख दिया था। किरण की माँ को सब कुछ पता था क्योंकि वह अपनी बेटी से मिली हुई थी। अमर सिंह जी ने अपने बेटे से कुछ कहने की कोशिश की तो उल्टा आलोक ने अपने पिता को ही उल्टी सीधी बातें सुना दी और कमरे में जाकर बैठ गया। बेटे बहू के व्यवहार से अमर सिंह जी और सरला जी दोनों का ही मन बहुत दुखी था। घर आने के बाद भी बेटे बहू ने एक बार भी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, एक बार भी फ़ोन नहीं किया।
आज उस बात को पूरे 10 महीने गुजर गए। इन 10 महीनों में ना तो बेटे ने फ़ोन किया और ना ही अपने माता पिता का हालचाल जानने की कोशिश की। शायद बहू बेटा यही चाहते थे। इधर गांव में अमर सिंह जी मुखिया का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। गांव में उनके पास जो खेती बाड़ी है उससे वह अपने घर के खर्चों को चलाते हैं। पूरे गांव को उन्होंने चमका दिया, हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। शहर की तरह गांव में लाइट, पानी और अच्छी सड़क का इंतजाम कर दिया है। पूरे गांव में सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। एक दिन अमर सिंह जी के गांव में उनके खेत में काम करने वाले मोहन बाबा की बेटी की शादी थी। अमर सिंह जी उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह ही समझते थे और उनकी बेटी सोनिया को अपनी बेटी के जैसा। शादी की शॉपिंग करने के लिए अमर सिंह जी और सरला जी पास के ही शहर में सोनिया को लेकर जाते हैं, जहां वह सोनिया को उसके पसंद के गहने और कपड़े दिलवाने वाले हैं। दरअसल मोहन बाबा की घर की हालत उतनी अच्छी नहीं है। सोनिया के लिए लड़का पसंद करने से लेकर उसकी शादी तक का सारा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी अमर सिंह जी और सरला जी ने ही ले रखी है। उन्होंने मोहन बाबा से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मैंने सोनिया के लिए सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाला एक लड़का पसंद किया है। अब तो मेरी सोनिया खेतों में काम नहीं करेगी, वह रानी बनकर रहेगी। उसको मैं शहर में बढ़िया से कपड़े और गहने खरीदने के लिए ले जाऊंगा और सब कुछ सोनिया के पसंद का ही खरीदूंगा। एक बात और, मोहन बाबा, मेरी कोई बेटी नहीं है, सिर्फ एक बेटा ही है, इसलिए सोनिया का कन्यादान मैं ही करूंगा। मोहन बाबा खुशी खुशी अमर सिंह जी की बात मान लेते हैं। जैसे ही वह दोनों सोनिया को लेकर शहर के सबसे बड़े शोरूम पर गए। अमर सिंह जी को नाम से सभी लोग जानते थे। जैसे ही अमर सिंह जी को शोरूम के मालिक ने देखा तो तुरंत ही हाथ जोड़कर कहा, आइए मुखिया जी, आपको क्या दिखाएं, किस तरह के गहने लेना चाहेंगे? दुकान में काम करने वाले एक व्यक्ति से शोरूम का मालिक कहता है, जल्दी से मुखिया जी के लिए कुछ ठंडा मंगवाएं। नहीं नहीं, आप ठंडा मत मंगवाएं, हम अभी शिकंजी पीकर आ रहे हैं। आप हमारी दुकान तक आएं और हम आपको खिलाएं पिलाएं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह लड़का उन सब के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने चला जाता है। मुखिया जी और सरला जी सोनिया के लिए पूरे 20 लाख का जेवर खरीदते हैं, जिसमें उसके एक गले का हार और उसी के सेट के कानों के हैं, 2 अंगूठियां हैं, हाथों की चूड़ियां हैं। इतना कुछ सोनिया को दिलाते हैं। पास में बैठे हुए एक दंपति जो कि अपने सोने के गहनों को गिरवी रखने के लिए आए हैं, उन सब की बातों को सुन रहे हैं। हालांकि किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। उन दोनों दंपति के पास बैठे हुए व्यक्ति बात करते हैं कि सच में अमर सिंह जी बहुत ही दिलवाले हैं। खुद की बेटी न होते हुए भी सोनिया को 20 लाख का जेवर दिलवाया है। इतना कौन करता है? ऐसे भले इंसान कहाँ मिलते हैं? उन लोगों की बात सुनकर वह दोनों दंपति जो कि अपने जेवर को गिरवी रखने के लिए आए हैं, पीछे पलटकर मुखिया जी को देखने लगते हैं कि आखिर वह महान व्यक्ति कौन है
जो अपने घर में काम करने वाले की बेटी के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है, इतने सारे जेवर दिलवा रहा है। लेकिन जैसे ही वह दोनों देखते हैं, उन दोनों को हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उनके आँखों के सामने अंधेरा छा गया। यह कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि वह दोनों दंपति कोई और नहीं बल्कि अमर सिंह जी के बेटे और बहू हैं। अमर सिंह जी ने एक बढ़िया सा सूती कुर्ता और धोती पहना है, आँखों पर नज़र का बड़ा चश्मा लगाया है, हाथों में छड़ी लिए हैं। सच में एक रोबदार व्यक्ति लग रहे हैं। पास में बैठी हुई सरला जी पर जब उनके बेटे बहू की नज़र पड़ती है तो उन्हें भी देखकर चौंक जाते हैं। गले में एक मोटी सोने की चैन पहने हैं, हाथों में बड़े बड़े सोने के कंगन भी पहने हुए हैं। एक सुंदर सी साड़ी पहने अपनी सासू माँ को इतने बने ठने देखकर किरण के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिन बूढ़े बुढ़िया को उसने अपने 6 कमरों के घर से यह सोचकर धक्का मारकर निकलवा दिया था कि कहीं यह दोनों गांव छोड़कर मेरे पास आकर बोझ बनकर न बैठ जाएं। लेकिन यह दोनों तो इतने ठाठ से रह रहे हैं। दोनों भागकर अमर सिंह जी के पास जाते हैं और कहते हैं, पिताजी आप इतने सारे जेवर किसके लिए खरीद रहे हैं? अपने बेटे बहू को अचानक से अपने सामने देखकर सरला जी और अमर सिंह जी दंग रह गए और बहू बेटे की हालत देखकर भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दोनों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। बेटा बहू दोनों ही ऐसे लग रहे थे कि चिंता के मारे दुबले हो गए हैं। बहू ने सूती से साड़ी पहनी है और बेटे के चेहरे की चमक ही गायब हो गई थी। देखकर लग रहा है किसी बड़ी मुसीबत में है। लेकिन अमर सिंह जी अपने बेटे आलोक से कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो और इधर क्या कर रहे हो? आलोक कहता है, पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका बेटा आलोक हूँ। पिताजी मेरी सहायता करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरी नौकरी चली गई है। जिस कंपनी में काम करता था वह बंद हो गई है। साल भर से काम ढूंढने के लिए इधर से उधर भटक रहा हूँ, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा। जितने भी जुड़े हुए पैसे थे सारे खर्च हो गए। घर की EMI देने के लिए अपने गहनों को गिरवी रखने के लिए आए हैं। पिताजी मेरी मदद करो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। आपके पास तो इतने पैसे हैं कि घर के नौकर की बेटी के लिए भी 20 लाख का गहना खरीद रहे हो, तो क्या अपनी बहू के गहनों को गिरवी होने से नहीं बचा सकते हो? आखिरकार आप हमारे माता पिता हो, इतने सारे पैसे हैं, कुछ तो आप हमारी मदद करो। अमर सिंह जी अपने बेटे की बातों को सुनकर उसके गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं, आज ज़रूरत पड़ी तो तुझे अपने पिताजी याद आ गए, वरना अभी तक तुम्हारे पिताजी कहाँ थे? जब से तुम्हारे घर से आया हूँ एक बार भी पलटकर फ़ोन नहीं किया है कि हम जी रहे हैं या मर गए। और खबरदार, सोनिया को तुमने नौकर की बेटी कहा तो वह मेरी बेटी जैसी है। तुम्हारे जैसे बेटे होने से तो सोनिया जैसी बेटी होती तो अच्छा होता। मैं तुम्हें अपनी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। उस दिन कहाँ थे जब तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी माँ पर झुमके की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? और जिस झुमके का तुमने इल्ज़ाम लगाया था वह झुमके तो सुनार की ट्रे में रखे हुए हैं जिसे तुम गिरवी रखने के लिए आए हो। यह झुमके तुम्हें कहाँ मिले?
मतलब तुमने अपनी माँ के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। एक बार फिर से झुमके को देखकर अमर सिंह जी का खून खौल जाता है और वह अपने बेटे बहू के गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। जितनी मदद करनी थी कर दी, लेकिन तुम लोग जब देखो तब हमारा अपमान करते रहते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूँगा। तुम्हारी मुसीबतें तुम्हारी हैं, क्योंकि तुमने अपनी माँ का जो अपमान किया है, बहू मैं कभी नहीं भूल सकता। तब तक वह व्यक्ति आ जाता है जो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गया था। मुखिया जी, कोल्ड ड्रिंक आ गई है, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। इधर बहुत भीड़ है, आप लोग दूसरी तरफ आ जाइए। हाँ सही कह रहे हो, इधर सच में बहुत भीड़ है। इतना कहकर मुखिया जी कोल्ड ड्रिंक का गिलास हाथ में लेकर सरला जी और सोनिया का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसके बाद सारा बिल करके सोनिया के लिए इतने सारे गहने लेकर अपनी पत्नी सरला के साथ वापस से एक बड़ी सी कार में बैठकर गांव के लिए निकल गए। पीछे से बेटे बहू अपने माँ बाप का ऐसा रुतबा को देखकर जलते भुनते रह गए। किरण भी सोचती रह गई कि जिस बुढ़िया के ऊपर मैंने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर घर से बाहर निकाला था, आज वही बुढ़िया 4 तोले की सोने की चैन पहनकर इतने घमंड में रह रही है। अब अमरनाथ जी सोनिया की शादी बहुत अच्छे से करवाते हैं और अपने ही घर से उसकी विदाई भी करवाते हैं। सोनिया के लिए उन्होंने इतना कुछ किया जिसे देखकर गांव वाले उनकी तारीफ किया करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।